हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ क्लास 9th की भूगोल की बुक के क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने आपको पहले बता दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज पढ़ते हैं अपवाद चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ विकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हैं जो मतलब पेपर में आ जाते हैं। सो फर्स्ट है आपका, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य से में स्थित है। वुलर झील जो है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आप ध्यान रखना। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से निकलता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से निकलता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवण मतलब नमक वाली टाइप की, तो वो है आपकी सांबर झील। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी है गोदावरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से आपकी ताप्ती नदी बहती है। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, जल विभाजक का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। किसी भी उच्च भूमि या पहाड़ से दो अलग अलग जल निकासी घाटियों को अलग करके पानी के विभाजन के रूप में जाना जाता है। हालांकि सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां मानसरोवर झील के पास एक दूसरे से बहुत करीब है, लेकिन जल विभाजन के कारण वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। इसका आंसर है गंगा। द्रोणी भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, जबकि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिण ढलान पर स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आंसर, अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो प्रमुख धाराएं हैं। वे देवप्रयाग में मिलते हैं, यहीं से गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम काद या फिर सिल्ट क्यों है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में व्यावायों के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत में बहुत कम मात्रा में पानी प्राप्त करती है। यह वहाँ बहुत कम बात है। दूसरी और जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरती है जहाँ भारी वर्षा होती है। भारत में यह बड़ी मात्रा में पानी और बड़ी मात्रा में गाद प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। इसका आंसर है, नर्मदा और ताप्ती दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती तथा ज्वारामुख का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। झीलों का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। एक झील एक अच्छा पर्यटन आकर्षक हो सकता है। प्राचीन काल से ही नदियां मानव सभ्यता का केंद्र रही हैं। आज भी कई बड़े शहर एक ही नदी के किनारे स्थित हैं। नदी के पानी का उपयोग सिंचाई, पेयजल, विद्युत, मछली पालन आदि के लिए किया जाता है। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब इसमें है, नीचे जो है भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटना है आपको। वुलर झील जो है प्राकृतिक है, नैनीताल भी प्राकृतिक है, गोविंद सागर मानव निर्मित है, बारापानी प्राकृतिक, सांभर प्राकृतिक, निजाम सागर जो है मानव निर्मित है, नागार्जुन सागर भी मानव निर्मित है, डल झील प्राकृतिक है, भीमताल भी प्राकृतिक है, लोकताल प्राकृतिक, चिल्का झील प्राकृतिक, राणा प्रताप सागर जो है मानव निर्मित है, पुलिकट प्राकृतिक है, हीराकुंड झील जो है वो मानव निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित तालिका हिमालय तथा प्रायद्वीपीय मुख्य अंतर को स्पष्ट करती है। अंतराज्ञा दोनों में हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। नंबर 1, हिमालय से ढकी पहाड़ियों में हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं। प्रायद्वीपीय में अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव पर निर्भर करता है। सेकंड है, हिमालय नदियों का उद्गम स्थान पर्वतीय श्रृंखलाओं के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानी सतह पर बहती हैं और इसीलिए वे ना तो सिंचाई के योग्य हैं और न ही सिंचाई के लिए उपयोगी हैं। थर्ड में है हिमालय नदियाँ। ये नदियाँ उत्तरी मैदानों में समतल होती हैं और सिंचाई खेती के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। प्रायद्वीपीय में आपका वे अपने साथ कई जलोढ़ नहीं लाते हैं
उनके कोई जलोढ़ नहीं लाते हैं। उनके तेज प्रभाव के कारण निक्षेपण गतिविधियां नगण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं पूर्व की ओर और फिर पश्चिम की ओर। अब इसमें हम वर्णन करने लग जाते हैं। पूर्व की ओर में है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम में नर्मदा, ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व में ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम वाली अरब सागर में गिरती हैं। पूरब में इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा होता है और ये नदियां एक विकसित सहायक प्रणाली से रहित होती हैं। इनकी सहायक नदियां आकार में काफ़ी छोटी होती हैं। प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख के ही जाना। आंसर है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों के महत्व को इंगित करते हैं। नंबर 1 है, नदियों में प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी होता है जो मनुष्य सहित अधिकांश जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। सेकंड है, वे सिंचाई और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। कौन? नदियाँ। नेक्स्ट है, वे मिट्टी को समृद्ध और कृषि योग्य बनाती हैं जिसके बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सकती है। फिर फोर्थ है आपका, नदियों पर नौकायान, पर्यटन आदि कार्य किया जाता है तथा बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। यह है आपके देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व। नेक्स्ट है, डेल्टा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी पढ़ के जाना। इसका आंसर है, नदी के निचले मार्गों में घाटी के तल का ढाल नाममात्र होता है। अंतर नदी अपने साथ बहाकर लाई गई अवसाद को धोने में असमर्थ रहती है तथा उसका निक्षेपण करना आरंभ करती है जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अंततः यह नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। इसका जल वृक्षों की जड़ों की भांति अनेक शाखाओं में बहने लगता है। इस प्रकार समुद्री मुहाने पर मिट्टी तथा बालू के महीन कणों से त्रिभुजाकार रूप में अशांत डेल्टा बनता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। प्रश्न है, देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता प्रदान की है, कैसे? स्पष्ट करो। आंसर है, भारत ने अपने विषम एवं जटिल भौगोलिक स्वरूप के बावजूद अपनी सांस्कृतिक विरासत के नाम पर बल दिया। देश की विभिन्नता और विश्व की अखंडता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास सदैव जारी रखा है। पर्वतीय अवरोधि से घिरा होने पर भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों का आत्मसात किया है और समाज में समरसता तथा एकता का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका नंबर 1 है, भारतीय वर्ण, जाति और धन व्यवस्था आदि में अलग अलग होते हुए भी सामाजिक समरसता के विकास में तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीयों ने वसुधैव कुटुंब अवधारणाओं को आत्मसात करते हुए देश ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न समुदायों पर अपना प्रभाव पड़ा है या डाला है। फिर अगला है आपका, भारत के लोग उदारवादी विचारधारा के हैं। इस विचारधारा के कारण देश के निवासियों ने सामाजिक समरसता तथा एकता का अद्भुत नज़ारा संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत एक विस्तृत एवं विषम भौगोलिक विभिन्नताओं का देश होते हुए भी अनेकता में एकता को प्रमाणित करने वाला देश है। ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।